आप लोगों से, जो दरबार के बाबा के माँ के भक्त हैं, शिष्य हैं दरबार के, सभी लोगों से विशेष रूप से कुछ जानकारियां हैं जो साझा करना चाह रहे हैं। दरबार में जो भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा से ओतप्रोत किया जाता है। ऊर्जा ही आपका जीने का आधार है। ऊर्जा से ही हम चलते हैं। ऊर्जा से संसार की हर वस्तु चलती है। ऊर्जा विहीन वस्तु प्राणहीन होकर के लाश बन के पड़ी रहती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु हो, अगर ऊर्जा नहीं है तो वह लाश है, वह मुर्दे के समान है। तो फिर उसे कोई भी औषधि, कोई भी सांत्वना उसे स्वस्थ नहीं कर सकती, ऊर्जा से नहीं भर सकती। उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान किए। उन अनुसंधान के आधार पर कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से और हवन आदि कराकर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों में जो ऊर्जा रहती है उनके समावेश से स्थूल में वह फिर से जो प्राणहीन वस्तु है वो स्पंदित होने लगती है और प्राण ऊर्जा से भरने लगती है और फिर जीवंत दिखाई देने लगती है। लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक महाविज्ञान है जो विज्ञान से भी आगे काम करता है। आज के आधुनिक विज्ञान ने इसको नकार दिया। हमारे देश पर तमाम आतताइयों का शासन रहा, जिन्होंने अपने व्यवसाय के हित को देखते हुए और हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को सिरे से नकार दिया, दबाया और कानून बनाया कि अगर इस तरह से कोई काम करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे चीनी मिल जब अंग्रेजों द्वारा खोली गई तो एक एक्ट लाया गया कि कोई भी किसान अगर गुड़ बनाएगा अपने गन्ने के रस से, जो कि हर घर में बनता था गुड़, तो कोई भी अगर किसान अपने घर में गुड़ बनाएगा या कोई गुड़ बना करके बेचेगा तो उसे अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते थे, क्योंकि उन्हें अपनी चीनी मिलें चलानी थी। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद को दबाने के लिए क्योंकि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति हमारे देश में थी, जो तमाम महापुरुषों के साथ में तमाम दूसरे देशों में भी जाकर के अनेक नामों से प्रचलित हुई। आयुर्वेद वेदों का उपवेद है और इसको प्रतिष्ठा है उपवेद की। इसको प्रतिष्ठा है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में 100% लाभ देने की ये प्रतिष्ठा है आयुर्वेद की। कालांतर में आयुर्वेद में जो स्थूल तत्व था उसकी औषधि है, लेकिन आयुर्वेद में जो उसका जो मूल तत्व है, महाऔषधि है, वह सूक्ष्म है औषधियों का। वो उसके प्राण है, वो उसकी ऊर्जा है उसमें जो औषधि में है। जैसे एक वृक्ष होता है, अगर वैज्ञानिक कहे कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने अभी ऊर्जा को ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। तो बोलता है ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये सूखा पेड़ पड़ा हुआ है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन ये गांव का भी आदमी उस लकड़ी के ठूंठे में आग लगा के दिखा सकता है, जो घंटों कई दिन तक जलता रह सकता है, कि देखो इसमें कितनी ऊर्जा थी, अब तुम नाप लो। लेकिन अगर वो यंत्र से नापने जाएंगे तो लकड़ी के टुकड़े में उन्हें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर उस लकड़ी के टुकड़े को जला दिया जाए तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो नापने में उनके आ जाएगी। यहाँ पर उनके यंत्र विफल हैं। इसलिए तमाम चीज़ों को आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो अपने खोखले और थोथले जो उसके रिसर्च हैं आधे अधूरे, उनके आधार पे वो अनर्गल प्रलाप करता रहता है। आज जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो सब हमारे ही ऋषि मुनियों के ग्रंथों के आधार पर ही कर रहे हैं। तमाम जो यंत्र बन रहे हैं, सुई से लेके जहाज़ तक, फाइटर जेट, सब कुछ वो सब हमारे यहाँ बना करके, और उसका विज्ञान अलग से था, उसी की नकल कॉपी करके इन्होंने उसको आगे प्रस्तुत किया है। क्योंकि सिद्धांत एक अलग वस्तु है और शोध दूसरा विषय है। तो हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से हर चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिष्ठित कर दी थी कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। एक विज्ञान डेवलप हुआ सिद्धांत के रूप में, नियम के रूप में, कि हम दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर होते हुए भी कितनी भी दूरी पर भी क्यों ना हो बात कर सकते हैं। एक सिद्धांत डेवलप कर दिया कि हो सकता है। उस सिद्धांत के आधार पर फिर वो तार वाले मोबाइल, वो फ़ोन बने वायर से कनेक्ट, फिर उसके बाद बिना वायर के पेजर आए, उसके बाद बिना वायर के फिर मोबाइल वो सेट आ गया शासन के पास जो बात करते थे वायरलेस सेट पे, फिर उसके बाद मोबाइल आ गया उसी आधार पे, बड़े मोबाइल आए, छोटे बनने लगे, घड़ी में आ गया, चश्मे में आ गया मोबाइल। तो वो अलग ये शोध हैं सारे। लेकिन जो सैद्धांतिक बात थी कि दो व्यक्ति निश्चित और अनावश्यक अनिश्चित दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को दिया हुआ है। तो आज उस आधार पे वो तमाम काम कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, हजारों हजारों वर्ष पहले ये मानव जाति को दे करके उसके ग्रंथ बना दिए, छोड़ दिए। तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है वो हमारी योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, हमारी निश्चित जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, इसके आधार पे ही डेवलप होता है, वो कोई हो। आयुर्वेद ने उस पर नियम बताए कि ऐसा ऐसा करने से आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप वैसा वैसा नहीं कर पाते तो फिर आप धीरे धीरे रोगी बनना शुरू हो जाते हैं और रोग बनता है। आयुर्वेद ने उसके भी उपाय बताए कि आप जब नहीं कर पाए हैं नियम पालन तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने हमारे जो अष्टांग योग बोला जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम से 8 आखिरी में समाधि तक, वो भी एक व्यवस्था दी। लेकिन जो सबसे बड़ी व्यवस्था दी आयुर्वेद में वो 8 प्रकार के जो 8 अंग बताए आयुर्वेद के, 8 प्रकार बताए चिकित्सा के, उनके आधार पे उन्होंने दिया। जो 8 योग उन्होंने बताए उस आधार पे जो चिकित्सा की पद्धति बताई वो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक अस्पताल, तमाम आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर उसको मानव जाति की सेवा में लगा रखें। कहीं पर धन आदि खर्चा करके, कहीं कम धन खर्चा करके, कहीं निःशुल्क रूप से, जिसकी जैसी श्रद्धा है। आयुर्वेद को एक आय का साधन न मान करके हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में सेवा का माध्यम माना। मनुष्य जाति का सेवा के 3 प्रकल्प इस भारतवर्ष में मशहूर रहे हैं। सबसे पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, यानी स्वास्थ्य जो भी था वो इस देश में व्यवहार के आधार पर था, मानवता के आधार पर था। उससे निःशुल्क भी कह सकते हैं, कम से कम पैसा दे करके, या समय समय पर पैसा नहीं है तब भी चिकित्सा हो जाए। तो स्वास्थ्य को सेवा के स्थान पर रखा गया, शिक्षा को भी निःशुल्क रखा गया,
स्वास्थ्य को भी निःशुल्क रखा गया और न्याय व्यवस्था को भी निःशुल्क रखा गया। 3 व्यवस्थाएं निःशुल्क थीं इस देश में। ये तीनों निःशुल्क जो व्यवस्था थी, इसको करने वालों के सामने जब समस्या आई, वो ये आई कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। और जब रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ तो जो उनकी अगली पीढ़ी थी, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और करने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि इस तरह तो भूखे मर जाएंगे, और फिर ये चीज़ें नहीं चल पाई। संकोच किया कि पैसा ना लिया जाए, नहीं बदनामी होगी, क्योंकि सेवा का क्षेत्र है, और पैसा ना लेने के कारण उनकी रोजी रोटी नहीं बन पाई, उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ने लगा। तो उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए और आयुर्वेद जैसी महान विद्या को बड़ा धक्का लगा, करारा धक्का लगा। और धीरे धीरे आयुर्वेद विद्या जो कर भी रही थी, तो हमारे देश में जब दूसरे आतताइयों का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी औषधियाँ चलाने के लिए, अंग्रेजी औषधियाँ, आयुर्वेद को दबाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय था। उन्होंने देखा गांव में तो आदमी जाते हैं, पैर की हड्डी टूट गई, गांव का आदमी जाता है, 10-20 पत्ती उखाड़ लाता है, पीस के चिपका देता है, हड्डी जुड़ जाती है। करे ये तो हमारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे। बोले सांप काट लेता है, गांव का आदमी गया, पत्ती तोड़ के लाया, रस निकाला, पिलाया, बोले ठीक हो गया। तो गांव गांव में जो ये विद्या थी वो उनको खटक गई आयुर्वेद। तो उनका जो भी इस तरह से करेगा मिरेकल माना जाएगा, चमत्कार माना जाएगा, और जो ऐसा करता है तो वो अपराध है और उसको जेल भेज दिया जाएगा। कानून बना दिए। इसीलिए आप उन औषधियों में ये नहीं लिख सकते कि आप इससे स्वस्थ होंगे 100%। आपने जहाँ ये लिखा आप अपराधी हो गए, आप तुरंत अपराधी हो गए। जहाँ आपने लिखा कि इससे 100% आप स्वस्थ होंगे, आप ये लिख सकते हैं इससे लाभ होता है। बस औषधियों के रैपर पे आप यही लिख सकते हैं इससे लाभ होता है। अब संकट एक आया बड़ा धीरे धीरे कालांतर में, कि जो इन्होंने जो इसका सबसे मूल जो जड़ थी आयुर्वेद की, जो वो 8 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। सबसे पहले इनकी जो है वो काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा जो है, जो प्रथम है, पहली है, वो आंतरिक रोगों के लिए, उससे मुक्ति के लिए उसके उपचार किया जाता है। दूसरा इनकी शल्य चिकित्सा है। शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी, ऑपरेशन करके रोगों को नष्ट करने का, मुक्ति देने का ये प्रक्रिया है। तीसरा इनका एक जो आयुर्वेद का एक अंग है वो शालाक्य चिकित्सा बोली जाती है, जिसमें कान, नाक, गला, ENT डिपार्टमेंट आता है और आँखों का भी उपचार आता है। उन्होंने इसको उठाया। फिर एक उठाया उन्होंने कौमार भृत्य। चौथा जो इनका अंग था आयुर्वेद का वो कौमार भृत्य है, जो बाल रोग और स्त्री रोग और संबंधी जो प्रसूति रोग हैं, महिलाओं को बच्चा जनने के पहले या बाद में जो रोग रहते हैं संतान से संबंधित, तो वो इसमें चौथे उसमें उन्होंने दिया। पांचवा उन्होंने कहा कि अगध तंत्र, यानी विष विज्ञान, यानी जहर से किसी की मृत्यु हो रही, जहर बढ़ रहा है शरीर में, तो कैसे नियंत्रित किया जाए, वो जहर किसी प्रकार का हो। तो उन्होंने उसे बड़ा विज्ञान दिया आयुर्वेद ने, उसका नाम अगध तंत्र रखा गया। सातवां एक विद्या इसी में जो एक अंग है आयुर्वेद का, उसे रसायन तंत्र के नाम से माना गया। उसमें वृद्ध ना होने पाए या वृद्ध हो गए तो कैसे बुढ़ापे से निजात पाई जाए। जितना भी कायाकल्प वाला है, दीर्घायु बने रहने का विज्ञान है, और रसायन तंत्र है। जैसे रसायन हम लोग कहते हैं ना कि त्रिफला रसायन ही है एक प्रकार का। आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है, हर बच्चा जानता है, च्यवनप्राश, ये सब रसायन में ही आते हैं। इसे कोई भी खा सकता है, मतलब रसायन का मतलब है कोई भी खा सके, बीमार हो चाहे बीमार ना हो, उस रसायन
से उसका जो है आयु जो क्षमता है वो ठीक रहती है, आयु अच्छी रहती है, बढ़ती है, बनी रहती है। दूसरा जो बुढ़ापे का जो प्रभाव है शरीर पर वो पूरा नहीं पड़ता। और जो सातवां इनका था वाजीकरण तंत्र में था, जिसमें स्त्री पुरुषों में जो प्रजनन क्षमता है, यौन शक्ति का जो विकास है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, वो वाजीकरण में उससे स्वास्थ्य जुड़े से मामले रखे गए। तो ये 7 प्रकार के जो अंग हैं आयुर्वेद में आज भी प्रचलित हैं और सफलतापूर्वक ये शरीर पर असर करते हैं, यदि औषधि का दोहन सही समय पर हुआ, इन ग्रह नक्षत्र देख करके औषधियों को आमंत्रित करके और उनका दोहन किया गया हो, खास ग्रह नक्षत्र में जिनमें ऋषि मुनि द्वारा बताया गया है कि उन ग्रह नक्षत्रों में, उन जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को स्वस्थ करने वाली जो तत्व हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो उस समय उनका दोहन किया जाता है, उनको उखाड़ा जाता है विधिवत, एक दिन पहले आमंत्रित करके। फिर उसको कैसे सुखाया जाए, छाया में या धूप में, उस पर काम होता है। फिर उसको किन औषधियों के साथ मिला करके बनाया जाए ताकि उसके जो अवगुण हैं औषधि के वो नष्ट हो, उनके गुणों में वृद्धि हो। फिर वह औषधि कितनी कितनी मात्रा में मिलाई जाए, आपस में रेशियो क्या होगा अन्य औषधियों के साथ में, उसका विज्ञान। फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से उनको मिलाया जाएगा या कितनी भावनाएं उसमें दी जाएंगी, रसों की किस किस रस की भावना दी जाएगी, उसके अनुसार फिर औषधि बन के तैयार हुई। फिर औषधि किससे खाई जाएगी, शहद से खाई जाएगी कि दूध से खाई जाएगी कि गर्म पानी से खाई जाएगी कि सादे पानी से खाई जाएगी, सुबह खाई जाएगी कि शाम को खाई जाएगी, खाली पेट खाई जाएगी कि कुछ खा के खाएंगे। वैसे तो आयुर्वेद में खाली पेट ही खाने की व्यवस्था औषधियों का सबसे ज़्यादा है कि भोजन के बाद कौन सा, जैसे तमाम चीज़ें होती हैं जो भोजन के बाद भी आयुर्वेद में दी जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये सब कुछ, और फिर परहेज आता है कि ये औषधियाँ ले रहे हैं तो इसमें कौन से विरोधी तत्व हैं जिनको नहीं लेना है, भोजन में नहीं लेना है आपको, तो परहेज भी बताए गए। ऐसे तमाम चीज़ें मिला करके एक आयुर्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पूरी तरह स्वस्थ होने वाला कॉन्सेप्ट है, दबाने वाला रोग को नहीं है, रोग को बाहर निकाल देने वाला कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का ये पूरा कॉन्सेप्ट। उसके साथ योग, प्राणायाम, आसन, ये सब चीज़ों का, निद्रा का आपका, तो शरीर में एक रक्त की शुद्धि। लेकिन इस शरीर में, इस शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, इस जीवन में जो 5 तत्व हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसमें जो मन है वो संसार के कार्यों में सबसे ज़्यादा लगा रहता है। कहा भी गया मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन अगर मान लिया मन ने कि हम रोगी हैं, तो फिर डॉक्टर साहब की हैसियत नहीं है कि उसको ठीक कर ले। मन ने मान लिया कि हम नहीं बचेंगे, तो फिर उसको बचाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अभी हमसे एक शो के दौरान, टीवी शो के दौरान, एक डॉक्टर साहिबा मनोचिकित्सक थी, वो भिड़ी हुई थी। मैंने कहा अगर आदमी का विल पावर ही खत्म हो जाएगा, जीने की इच्छा मर जाएगी, आप कैसे उसको बचा सकते हैं? कोई औषधि नहीं है। तो दरबार उसी पे काम करता है, दरबार उसी पे काम करता है कि उसकी जो जीवनी शक्ति है, उसकी जीने की जो इच्छा है वो बढ़ी रहे। इसको बता दे भाई। तो आयुर्वेद इस तरह से कंप्लीट है। जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने कानून बना दिए, अभी आपने देखा होगा हमारे देश में योग को, पूरे विश्व में योग को स्थापित करने वाले, पुनर्स्थापित करने वाले स्वामी रामदेव जी,
जिन्हें योग ऋषि के नाम से सभी लोग जानते पहचानते, किसी को उनके नाम को पहचानने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में पहचान है। योग माने स्वामी रामदेव जी, योग पहचान दिया, पूरे विश्व में योग को पहचान दी, एक नई दिशा दी। महर्षि पतंजलि ने सिद्धांत प्रतिपादित किए, सिद्धांतों को फैलाया, प्रचारित प्रसारित किया। स्वामी रामदेव जी ने योग को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया पूरे विश्व में। आयुर्वेद पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया, अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। तो लोगों के पेट में दर्द होने स्वाभाविक थे, रोजी रोटी लोगों की प्रभावित होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोगों पर जो सबसे बड़ा विश्वास है वो आयुर्वेद पर ही है। आयुर्वेद पर सबसे बड़ा विश्वास है, आज भी भारत के जनमानस को है। फिर क्या कारण है कि जो भीड़ है वो भीड़ सब ज़्यादातर एलोपैथिक अस्पतालों में दिखाई देगी आपको, ये जानते हुए भी कि ये एलोपैथिक अस्पताल हमें स्वस्थ नहीं कर पा रहे, हमें ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भ्रमित कर रहा है। एक रोग होता है आज, आप इलाज कराते हैं 6 महीना लग के, घर की सब संपत्ति दे आते हैं अस्पताल में, बैंक बैलेंस अस्पताल में दे आते हैं, पता लगे साल भर 6 महीने बाद फिर आपको दोबारा वही रोग हो गया, फिर से आप खड़े हैं। एक गांठ निकलवाई शरीर से, माताएं बहनों कहती भाई यूट्रस में गांठ है निकलवाओ, निकलवाए, सर्जरी कराया, दोबारा फिर बन गई, फिर निकलवाओ, दोबारा और ज़्यादा बन गई, चौथी बार गए बोले कैंसर हो गया, अब यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब यूट्रस निकला तो निकला, अब कैंसर का इलाज चालू। तो अब कहाँ फैल गया? तो ब्रेस्ट में चला गया, कहाँ फैल गया? तो ब्रेन में चला गया, इलाज चालू। आदमी को कुल मिला के एक फंसाव है बड़ा, और आदमी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? मैंने आपसे एक जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें एक अभी हमने अंग की आपसे चर्चा नहीं की, जिसे अंग्रेजों ने अब कानून बना के उसको बंद करा दिया। उसको नाम दिया गया भूत विद्या। आयुर्वेद में गृह चिकित्सा के नाम से वर्णन है उसका। भूत विद्या का मतलब भूतकाल की बातों का जो प्रभाव हमारे मन पर है, भूतकाल में किए गए हमारे कर्म, चाहे पिछले जन्मों का कर्म है और चाहे इस जन्म में किए गए कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर हमारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर हमारे कर्म जीवित रहते हैं और उनका भोग बनता है। यानी कर्म किया है तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो बीच में एक सेतु है जिसका नाम है स्मृति। किया गया कर्म और भोगे जाने वाला भोग, इनके बीच में एक पुल है जिसका नाम देते हैं स्मृति। जो किया गया कर्म है स्मृति वाले पुल से निकल करके भोग तक जुड़ जाती है। तो किया गया कर्म भूतकाल में भोग को भोगने के लिए आपको बाध्य करता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर ये बीच का स्मृति वाला नदी का पुल हटा दिया जाए तो जो कर्म है और जो भोग है टूट के अलग अलग हो जाते हैं और कर्म का भोग नहीं बनता, क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। तो दरबार का जो विज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, इसी पर आधारित था कि पिछले किए गए जो कर्म है, जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए, उस विज्ञान का नाम दिया। वो आयुर्वेद का 8वां अंग कहलाया और उसे कहा गया गृह चिकित्सा। अब अगर आप गृह चिकित्सा करते हैं तो आप अपराधी हैं कानून के अनुसार। धीरे 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 करके आयुर्वेद से 8वां अंग गायब हो गया। पहले गांव में जो वैद्य होते थे, हमें ध्यान है, छोटे थे हम लोग, कभी कोई कष्ट हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी हुआ तो वैद्य जी के पास ही जाते थे। वहाँ जाते तो हो सकता था कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। क्यों? दादी जाती थी कि वैद्य जी अभी हवन कर रहे हैं, वैद्य जी अभी पूजा में है, 4-4 घंटे पूजा में। सबको पता था वैद्य जी इतने बजे उठ के इतने बजे चिकित्सा करने के पहले ये करते हैं। तो लोग
उसी समय जाते थे जब वो अपना वो हवन और जो भी करते थे पूजा पाठ, उसके बाद ही पहुंचते थे। हर वैद्य एक साधक होता था, ऋषि होता था बिल्कुल। तो वो वैद्य चिकित्सा करता था, तो वो मन की चिकित्सा भी साथ में करता था। जो मानसिक, जब तक आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी जीवन में, तब तक रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भूत विद्या, जिसे गृह चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद से 8वां अंग, जो उसके प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है, वो बाहर निकाल दिया। तो आयुर्वेद जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जिंदा है लेकिन लाश है, शव है, शक्ति गायब है। शक्ति जो है वो गृह चिकित्सा है, और जो शव है वो आयुर्वेद है। अगर शव और शक्ति मिला दी जाए तो व्यवस्था दिखाई देती है, पूरी चलती फिरती जीवंत व्यवस्था, नाचती हुई व्यवस्था दिखाई देती है, नृत्य करती हुई, और नहीं तो लाश है। तो जो गायब हुआ वो अष्टांग योग है। दरबार जो वैदिक अनुष्ठान कराता है, दरबार जो वैदिक प्रक्रिया कराता है, दरबार जिन वैदिक रूप से सनातन वैदिक पद्धति को अपना करके दरबार के जो भक्त और शिष्य हैं उनको आरोग्य प्रदान करता है, इसमें से केवल 5% निकाल के आयुर्वेद में जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। उसे भूत विद्या का नाम दिया गया। तो दरबार जो करता है, जो दरबार के पास जो अनुसंधान है, उसका 5% भी आयुर्वेद के साथ लगा दिया जाए, तो आयुर्वेद के समान इस संसार में कोई दूसरी विद्या नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको स्वस्थ रख सके। ये सबसे बड़ी विद्या है। लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया कानून बना करके। अभी आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी पर तमाम मुकदमे लगा करके कि आपने ये दवा बनाई, कैसे दावा कर दिया आपने कि आप ठीक कर सकते हैं। तो मुकदमे चले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में उनको बुला करके उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य तो सत्य है, समझता हर कोई है। मानना इसलिए नहीं चाहता, उसको लगता हम छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमने तो कुछ और मान रखा है बड़ा, तो मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो मानेंगे ही नहीं, तुम कुछ भी कहो, सामने कहो यार शक्कर रखी, नहीं मानेंगे, हमें दिखी नहीं रही है, शक्कर कहाँ है, तो सफ़ेद है, नमक की तरह दिख रही है, हम नहीं मानते। तो वो कुतर्क आपसे करते रहेंगे। कहा जाए कि खा के देखो, नहीं खाएंगे, नहीं ये तो नमक दिख रहा हमें, नमक है ये, वो चिल्लाते रहेंगे। क्यों? आपका कहा हुआ मान लिया उन्होंने, तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने छोटा मान रखा है। आयुर्वेद एक बड़े भाई की तरह देश में सभी की आवश्यकता है, दुनिया को सभी की आवश्यकता है। चिकित्सा के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस होना चाहिए। दरबार बिना यंत्र के डायग्नोसिस करता है, क्या रोग कष्ट आपको है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। दरबार आपको चित्र बना के दिखाता है, आप MRI करा लो, एक्सरे करा लो, वही निकलता है। बल्कि उससे ज़्यादा ही निकलता है जो दरबार बताता है, वो ज़्यादा बताता है, क्योंकि उनकी मशीनें उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। अब आपको दुख है, ये कौन सी मशीन पकड़ेगी? किस मशीन से नापा जाए कि आपको दुख है? नहीं नापा जा सकता है। कितना आप सुखी हो, ये कोई मशीन नहीं बता सकती। तो आपको दर्द हो रहा है, कोई मशीन नहीं बता सकती, आप ही को पता है कि हो रहा है, आप ही को कष्ट पता है, आप ही को दुख पता है। तो बहुत सी मशीनें अभी नहीं बनी और बनेंगी भी नहीं। हमेशा ध्यान रहे, बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगी, वो अभी इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। ये दो वस्तुएं, ज्ञान गोचर है और दूसरी इंद्रिय गोचर है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए वो मशीन कभी नहीं बनेगी कि ये आपके दुख अंदर हो रहा है मन में बता सके। लेकिन दरबार है, तमाम इसी तरह के और भी तमाम लोग हैं जो आपके दुख दर्द को अंदर देख के बता देते हैं कि आपको अवसाद है, आपको ये समस्या मानसिक हो रही है। लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं है, मशीनों से टेस्ट नहीं हो सकते। वो ज्ञान गोचर है। वो ज्ञान गोचर से ही पता लगेगा कि सामने वाले में क्या है, क्या चल रहा है। तो उसकी मशीन कभी नहीं बन सकती। वो एक विज्ञान है, पराविज्ञान है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि सब सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
उनका मुकाबला, उनकी बराबरी कोई भी विज्ञान बन के आ जाए नहीं कर सकता, मशीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता, और ना ही मशीनों से और औषधियों से उनकी चिकित्सा की जा सकती है। दोनों बातें समझ लीजिए। दो तरह के रोग हैं, एक शरीर के रोग हैं, औषधियों से ठीक होते हैं। दूसरा शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है, उनके रोग हैं। वो सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, तो उसमें औषधि काम नहीं करती, उसमें ऊर्जा के द्वारा ही उनकी चिकित्सा की जा सकती है। एक बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा, विराट ऊर्जा के द्वारा उस छोटी सी ऊर्जा जो मनुष्य में विद्यमान है, जीव जंतुओं में विद्यमान है, वृक्षों में विद्यमान है, तत्वों में विद्यमान है, उनको ठीक और संतुलित किया जा सकता है। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को उस विज्ञान के द्वारा, उस ऊर्जा के विज्ञान के द्वारा, जिसे भूत विद्या कहते हैं, जिसे ग्रह चिकित्सा कहते हैं, उसके द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आयुर्वेद को दबा दिया गया। दरबार ने इसी में काम किया। इसकी इतनी हाय तौबा है। साहब कैसे कर रहे हैं आप? अभी कैसे कर रहे हैं इसको जानने का प्रयास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, बंद करो। कह रहे आप गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे कहा जाता आओ अच्छा भाई तुमको चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करो, बैठो आके, 2 घंटे में तुम्हारी सब विद्या धरी रह जाएगी। 2 घंटा बैठ के देखो तो आके क्या हो रहा, अनुभव करो। तो भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, उन्हें बात पता है, इसलिए वो भाग जाते सामने भी नहीं आते। दरबार इनको खुलेआम चैलेंज देता है। कितनी बार इनको चैलेंज कर चुका है, लेकिन बेशर्मी की याद है। उन्हें पता है एक बार ऑन पेपर हम आ गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि दरबार तो दिखा देगा होता हुआ, क्योंकि सारे कम से कम 30,000 से ज़्यादा वीडियो दरबार के चैनल के साथ साथ हजारों चैनलों पड़े हुए हैं। स्वस्थ होने की स्वीकारोक्ति है लोगों की, असाध्य रोग तक स्वस्थ हो, उनसे मुक्ति मिल रही है। तो उन्हें पता है कि फंस जाएंगे वो अपने कुचक्र में, एक नई बहस चल निकलेगी, तो भागते हैं, हाँ हाँ करते हैं, भाग जाते हैं, आते नहीं। दरबार कहता है भैया आ जाओ, कुछ रुपया जीत लो, हरा दो दरबार को, तो भाग जाते हैं। नहीं नहीं साहब वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। विदेश में, विदेश के लोग भी आते हैं, संपर्क में रहते हैं, वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कैसे होता है हम समझना चाहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं कैसे हो रहा है। भारत में क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। अपने ही ऋषि मुनियों के विज्ञान को नकार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और दूसरे देश के लोग हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत ऑफर है कि आप आओ, हमारे देश में ही बस जाओ। दरबार को सब सुविधा देगी भारत, वहाँ की सरकार, आप यहाँ करिए। दरबार उसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश की विद्या है, हमारे भारत की विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, तो हमारे देश का ही नाम इसमें आगे हो, उनका ही गौरव आगे रहे। हमारे ऋषि मुनियों का जो गौरव है वो सर्वोच्च रूप से सबसे आगे रहे, उनको ही सम्मान मिले। लेकिन इस देश में इतना नकारापन है, इतने ना समझ लोग बैठे हुए हैं, हाथ में शक्ति होने के बाद भी, कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस विज्ञान को ऊपर उठा सकें। बातें बहुत करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि बहुत कमज़ोर है उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत कमज़ोर है, उसको उठाने के मूड में नहीं। एक कोशिश हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में एक कोशिश हुई, एक कोर्स बना 6 महीने का, कि जो भी बच्चे कर चुके हैं मेडिकल में, डॉक्टर्स हो चुके हैं, वह बच्चे 6 महीने का कोर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आके कर सकते हैं। वह भूत विद्या का कोर्स होगा, ग्रह चिकित्सा का कोर्स होगा। इतना अनाउंस हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत साहस का काम किया था BHU ने, बनारस ने। पूरे देश में बहस छिड़ गई, अरे साहब वो तो भूत प्रेत आ गए, ओ भूत प्रेत पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, जिनको समस्या भूत प्रेत की उनसे पूछो कैसे मर रहे हैं वो। तुम्हें खेल लग रहा है, उनके प्राण जा रहे हैं। तुम भूत भूत व्यक्ति समझ रहे हो। दरबार कह रहा है भूत प्रेत कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, एनर्जी है।
एक गंदी एनर्जी है जिसको साफ सुथरा किया जा सके नकारात्मकता को, और सकारात्मक किया जा सके, रोग खत्म। उस पर नहीं, बस हम बहुत पढ़े लिखे हैं ये सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे ही नहीं। अगर हम मान लेंगे तो अनपढ़ कहलाएंगे कि भूत प्रेत और ये वो सब हो रहा है। वहाँ बात हो रही है भूतकाल की स्मृतियों की, भूतकाल में किए गए कर्मों की। छोटा सा नाम दे दिया भूत विद्या। भूतकाल में किए गए कर्मों के भोग के रूप में जो रोग बनते हैं उन्हें, उनकी जड़ जड़ कैसे काटी जाए, तो उसको भूत विद्या नाम दिया गया। उसको भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। तो बहुत चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, लेकिन समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते, चमत्कार और रहस्य का वातावरण नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम उन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देते, उनको हम प्राथमिकता नहीं देते, उनको हम सिरे से खारिज करते हैं और उनको मानसिक रोग का नाम देते हैं कि ये पुरानी हमारी स्मृतियाँ हैं। उन स्मृतियों के भंवर जाल में, उस जंजाल में जब आदमी फंस जाता है भूतकाल के उसमें, तो उसे भूत भूत चिल्लाने लगता है आदमी, और वैसे ही दिखाई सुनाई देने लगता है कि इल्यूजन होता है बड़ा, एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है मस्तिष्क का। हमने क्यों दरबार कहता है आपकी नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच से आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। उस मस्तिष्क में उत्पन्न हुई सूजन के कारण आपके खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके मस्तिष्क में कम होने लगती है। ये कम होने के फलस्वरूप मस्तिष्क में छोटे छोटे अवरोध बनने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में, नस नाड़ियों में, तमाम पूरे शरीर के, और वो ट्यूमर्स का रूप ले लेते हैं, गांठों का रूप ले लेते हैं, और फिर जो ऊर्जा का संचरण है और कमज़ोर होने लगता है। और धीरे 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 इन्हीं के कारण फिर एक भ्रम पैदा होता है। मस्तिष्क शरीर की बात नहीं सुन पाता, शरीर मस्तिष्क की बात को नहीं सुन पाता, ये एक भ्रम पैदा होता है। और जब ये भ्रम पैदा होता है तो फिर वो भय के रूप में सामने आता है कि सारे उपाय कर रहे फिर भी नहीं स्वस्थ हो रहे, भय बनता है। फिर उस भय से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मान लेता है मन, स्वीकार कर लेता है रोग ही है, और भ्रम से भय बना, भय से रोग बन गए। फिर वही रोग जब प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलती, आयुर्वेद के 8 अंग अगर प्रचलित होते तो लोगों को उन रोगों से चिकित्सा करके लाभ मिलता और छुटकारा मिलता। नहीं मिलता है तो धीरे 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 वो असाध्य बनते जाते हैं रोग। और असाध्य की श्रेणी का मतलब है कि संसार में कोई इसकी औषधि नहीं है, अब कोई बचा नहीं जो इसको ठीक कर सके, मृत्यु ही होगी, तड़प तड़प के मान लिया गया। तो इस तरह से विज्ञान ने दूसरे विज्ञान को दबाने की कोशिश की। एक प्रकार मैं मानता हूँ एलोपैथी में सर्जरी दी बेस्ट है, अच्छी सर्जरी है। लेकिन अच्छी सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी अच्छी है, सर्जरी करने के यंत्र अच्छे हैं, सूक्ष्म यंत्र बनाए, लेकिन अनावश्यक सर्जरी करते हैं। सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी सर्जरी करते हैं। ये जो सर्जरी है नहीं होनी चाहिए फिर भी आपकी हो रही सर्जरी हो रही है, तो नकली सर्जरी करके लूटते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पढ़ी हुई, तमाम गूगल में पढ़ी हुई हैं, तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं कि 50% से ज़्यादा सर्जरी नकली हैं, जो नहीं होनी चाहिए फिर भी कर रहे हैं। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से लोगों को लूट रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं। ये पड़ा हुआ है, आप डालिए नेट पे निकलेगा आपके। तो तमाम इनके जो छल प्रपंच हैं ऐसे पैदा होते हैं। दूसरा इनका डायग्नोस्टिक सिस्टम है। डायग्नोसिस सिस्टम जो इनका क्या है कि रोगों को पहचानने का, वो इनका 50% से ज़्यादा नहीं है, अभी आगे गया है। कभी कभी इसको हम 60% कह देते हैं, 70, लेकिन ऐसा है नहीं। 50% से ज़्यादा अभी भी इनका डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है वो लचर है, खोखला है, अधूरा है। क्यों? वो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर तरीके से उसकी जांच करते हैं। इनके पास ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का उपाय नहीं है। आधा तो वैसे ही कम हो गया।
लेकिन जो आधा है उन्होंने काफ़ी से डायग्नोसिस करने का सिस्टम ठीक है। आधे लोग डायग्नोस कर लेते हैं, आधे नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया आपको दुख अंदर है, इनके पास मशीन नहीं नापने की। आपको बुखार लगता आज आ जाएगा शाम तक, आपको लगने लगता है कि लगता आज बुखार आएगा, लेकिन ये नाप नहीं सकते सुबह की बुखार आएगा। ये तभी नाप पाएंगे जब बुखार हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा, इसको नाप नहीं सकते, ये कैंसर आपको हो जाएगा, ये कभी नहीं कहेंगे कैंसर आपको हो गया, जांच कराइए, ये तभी बता पाएंगे जब कैंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं बता सकते कि आपको कैंसर होगा, ये आपको बताएंगे आपको कैंसर हो गया तभी बता पाएंगे, मशीन नाप पाएगी। दरबार पहले बता देता है कि स्मृतियां पढ़ी हैं आपको कैंसर होगा और यहाँ 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 अंग में होगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर विधि से दरबार देखता है। इंद्रिय गोचर क्या है? जैसे हमारे चलने की शक्ति है, इंद्रिय गोचर है। हम पैरों से चलते हैं, भगवान ने में ईश्वर ने पैर दिए, तो हम मान लो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो इंद्रिय गोचर विधि से उसकी अगर क्षमता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? हमने साइकिल बना ली, तो अब 1 घंटे में हम लोग चाहें तो 20 किलोमीटर चल सकते हैं। कार बना ली, मोटरसाइकिल बना ली, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। तो पैरों की गति बढ़ा दी, ये इंद्रिय गोचर है। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ से और 100 मीटर के बाद का नहीं दिखता, 500 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है, तो देखना है हमें, तो इंद्रिय गोचर दूरबीन बना ली, लगाया और देख लिया, पढ़ लिया। ये इंद्रिय गोचर वस्तुएं हैं जिनसे हम उनकी क्षमता इंद्रियों की बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? इंद्रिय गोचर विधि से हम चीज़ों को, हमें किसी से बात करनी है तो हमने कहा तो वहाँ बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो कैसे बात करें? तो एक बना लिया मोबाइल फ़ोन कि यहाँ मिलाया और अमेरिका में बात कर ली तुरंत। तो इंद्रिय गोचर विधि है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। हम लेक्चर दे रहे हैं तो आधा किलोमीटर लोग सुन रहे हैं, 500 मीटर सुन रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर लगा दिए तो 1 किलोमीटर सुनने लगे, 2 किलोमीटर सुनने लगेंगे, बढ़ाते जाओ दूर तक सुनने लगेंगे। वो इंद्रिय गोचर विधि, यंत्रों के द्वारा। यंत्र का विज्ञान इंद्रिय गोचर है। लेकिन जो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, जो ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का, ज्ञान गोचर विधि से स्वस्थ करने का, वो ना तो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास, और ध्यान रखो मेरे शब्दों को संकलित कर लिया जाए, और ना ही कभी ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वहाँ तक पहुँचेगा और ना ही कभी कर पाएगा। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ना आत्मा को देख पाएगा, ना आत्मा को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। कभी भी आत्मा तक ये विज्ञान कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर से इंद्रिय गोचर वस्तु आप पकड़ सकते हैं, ज्ञान गोचर को नहीं पकड़ सकते। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ के अमेरिका पहुँच गए, सोच लिया, देख रहे हैं कहाँ कहाँ अमेरिका दिख गए। आप नहीं पकड़ सकते हमें कि हम अमेरिका में देख रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान गोचर व्यक्ति है वो देख के पकड़ लेगा, ओ अच्छा अमेरिका में देख रहे हो तुम, अच्छा अमेरिका के बारे में सोच रहे हो, पकड़ लेगा। तो वो ज्ञान गोचर विधि है। ये विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा और कभी नहीं कर पाएगा। ये कभी नहीं होगा। तो उसको, इस विज्ञान को ना समझ पाने के कारण वो इसको नकारते रहते हैं। लेकिन ये भी जब मरने लगते हैं तो इसी विज्ञान को स्वीकार लेते हैं। हर वह व्यक्ति जो बिल्कुल अंग्रेजी दां है, नहीं साहब जो कुछ है वो अस्पताल है बड़े बड़े, वही है सब कुछ, बाकी बेवकूफ़ हैं। और जब डॉक्टर कह देता है भैया अब आप घर जाओ और घर जाके प्रेम से धीरे धीरे तड़पते हुए मर जाओ, अब आपकी कोई औषधि नहीं है, तब वो ढूंढता भैया है क्या कोई वैद्य जी, कोई वैद्य जी है क्या? हाँ वो राजस्थान में वैद्य जी हैं, जैसलमेर में वो कैंसर की दवा करते हैं। अच्छा, तो वहाँ भागे जा रहे हैं, 4-4 कारें लिए लादे चले जा रहे हैं, वैद्य जी आ गए। कहाँ से आए भैया? यहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। अब उन्होंने कहा घर जाओ मर जाओ। अच्छा बोले अब आ गए, लेट आए आप, अब लेट आए हैं, फिर भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन वो जो व्यवस्था है, वैद्य जी की क्या मजबूरी है कि वो भी जो है
इंद्रिय गोचर विधि से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद के जो सीमित संसाधन हैं उनके आधार पर आपका इलाज करेंगे। अगर उसमें भूत विद्या, गृह चिकित्सा जोड़ दी जाए, जो आयुर्वेद का छूटा हुआ, भूला हुआ, भुलाया गया, जबरदस्ती भुलाया गया अंग है, उसको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस देश की नहीं, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी। और हमारे देश का नाम जैसे योग में सबने स्वीकारा है पूरे विश्व ने, निश्चित रूप से पूरा विश्व आयुर्वेद को भी स्वीकार करेगा, ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ। और दरबार इन सब में सक्षम है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारा ठीक से परीक्षण किया जाए। इस दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं उनका ठीक से परीक्षण किया जाए। इनको समझने वाले लोगों को जोड़ करके, उनकी टीम बना करके उसको ठीक से समझा जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपके पास खर्चा करने के लिए नहीं है तो दरबार उस पर खर्च करने को भी तैयार है अपनी ओर से, कि आपको अनुसंधान का लाभ मिले, मानव जाति को इस अनुसंधान का लाभ मिले। मनुष्य जाति जो तड़प रही है, चीख रही, पुकार रही है, आपको, आपसे भीख मांग रही है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दो। तो हमारा तो सबसे निवेदन है कि वो इस पर ध्यान देंगे। तमाम ऐसे रोग हैं, ऐसी तमाम डिजीज़ हैं जो इनका रोग ही सुन करके आदमी के होश उड़ जाते हैं। और कारण क्या होता है कि उनके पास निवारण नहीं है। वो कहते हैं नहीं साहब इसका इलाज नहीं है। जैसे बच्चों के रोग के बारे में बात करें, बच्चों का एक लगभग हर घर में एक रोग पैदा होने लग गया है मानसिक विकार की वजह से। उस खतरनाक रोग का नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म के नाम से लोग जानते हैं। जो ऑटिज्म है वो बच्चों में आता है। दरबार जानता है वो ऑटिज्म क्यों बनता है रोग, उसमें गृह चिकित्सा का ही पूरा पूरा रोल है। लेकिन अगर आप इनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं साहब ये तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। हाँ हम दवा दे रहे हैं, इससे बढ़ेगा नहीं। एक तरफ कह रहे हैं चिकित्सा नहीं है। अगर आप इस सिद्धांत को जान जाएंगे कि बढ़ते हुए रोग को रोक सकते हैं, तो फिर आप इस सिद्धांत को भी जानते हैं कि इस रोग को आप समाप्त कर सकते हैं, कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि रोग का कारण क्या है, तो ना तो रोग को आप ठीक कर सकते हैं और ना ही बढ़ते हुए रोग को आप रोक सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम है और ये छल है जो ये करते हैं। नाना प्रकार की औषधियों से बच्चों के मस्तिष्क को और ख़राब कर देते हैं। और बच्चा जो कभी स्वस्थ हो सकता है अपने स्वयं की शक्ति से, आत्मशक्ति से, आत्मबल से, अपनी ऊर्जा से, उसमें भी ग्रहण लगा देते हैं। इस पे स्वामी रामदेव जी ने एक बड़ा काम शुरू किया है ऑटिज्म रोग पे। तो दरबार भी यही चाहता है कि ऑटिज्म पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तोड़ फोड़ करना, मार पीट करना, उठा पटक करना, अपने को चोट पहुंचा लेना, सर पटक देना, कुछ भी उठा के तोड़ देना, है ना, और मार देना, किसी को मारना, दिन भर उठा पटक करते रहना, बैठना नहीं एक जगह, खूब उठा पटक, बिल्कुल उनको बांध के रखो तब भी वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, बुलाने पे नहीं सुनेंगे, अपने में मस्त रहेंगे। तो कुछ भी करते रहेंगे बच्चे उल्टा सीधा, पकड़े मोबाइल बैठे, छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये माता पिता परेशान है, सुनने ही नहीं है उनको। जबकि ऐसे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन उनका सारी प्रतिभा उनके इस रोग से, जो कि एक यह रोग सूक्ष्म जगत का रोग है। बच्चों में डाउन सिंड्रोम के केसेज हैं, आप देखे होंगे। एक ही तरह के बच्चों का चेहरा रहता है, उनमें बड़े भयंकर रोग होते हैं, डाउन सिंड्रोम के रोग हैं। डीएमडी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, असाध्य रोग है। एमएनडी होता है, मोटर नर्व डैमेज होने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, ये सारे रोग हैं। सेरेब्रल पाल्सी होती है, सीपी के नाम से जानते हैं उसको, ये भी सारे रोग बच्चों में आते हैं। सीपी के, गर्दन लचर होती है, हाथ पैर लचर हैं, कोई काम नहीं कर सकते बच्चे, उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम रोग और कष्ट बने रहते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार के तमाम रोग बच्चों में हैं, जो बच्चों के मानसिक रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को भी दरबार में जो लोग आते हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे उनके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।
बहुत लोगों के बच्चे दरबार से, वैदिक प्रक्रिया से स्वस्थ हो चुके हैं ऑटिज्म से। कुछ बच्चे 75-80% स्वस्थ हो गए, कुछ स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। थोड़ा असाध्य रोग है, लेकिन इस पर दरबार पूरी तरह रिसर्च कर रहा है। ये रिसर्च का विषय असाध्य रोगों में आता है। जो 400 प्रकार की डिजीज हैं दरबार की, वो तो हैं ही, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के रोग हैं जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी के रोग हैं, ऑटिज्म है, एमएनडी है, डीएमडी है, जैसे क्रॉनिक आरे है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, क्रॉनिक है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई, वो वाले तो कष्ट तो चले जाते हैं लेकिन टेढ़ापन रह जाता है, क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे आ रहे हैं वो तत्काल ठीक हो जाता है, दरबार से 1 दिन में ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ है, महिलाओं में पीसीओडी है, पीसीओएस है, जो उनको गर्भाधान में समस्या पैदा करता है, या फेक प्रेगनेंसी है, सूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो तो दरबार के 400 प्रकार के रोगों में है, वो समाप्त हो जाती सेम डे। तो ये पीसीओएस है, पीसीओडी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न हुए रोग हैं। और जैसे गल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करेंगे, आप जाएंगे तो आपका पूरा गल ब्लैडर निकाल के नोच के फेंक देंगे, बोले आपके मल्टीपल स्टोन निकाल डालो। दरबार ने दसियों हजार लोग जिनको गाल ब्लैडर में स्टोन्स थे, मल्टीपल स्टोन्स थे, वो अपने वैदिक प्रक्रिया करके अपनी ही प्रार्थना संकल्प से उनका गाल ब्लैडर का स्टोन गायब, अब कहाँ चला गया, जैसे बना था वैसे गल के निकल गया। यही तो विधि है। जो रोग जैसे डेवलप हुआ है वैसे ही वापस होकर गल के ख़त्म हो जाए। और क्या निवारण का तरीका है, यही तरीका है। लेकिन आप गलाना नहीं जानते, क्योंकि स्मृति है, वो कर्म भोग है, वो बना ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। अगर भोग नष्ट कर दिया जाए, स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो स्मृति नष्ट हुई तो रोग सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तो दरबार में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो जैसे 400 प्रकार की डिजीज़ हैं उनके लिए आते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि जो 400 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे जो बड़ी और बीमारियां थी, असाध्य रोग थे, गुरुदेव मेरा वो भी स्वस्थ हो गया, हम उससे भी अच्छे हो गए। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान करना शुरू किया है कि भाई ऐसा क्या है कि इससे भी लोग ठीक होते जा रहे हैं। तो वहाँ सिस्टम जो काम करता है सबसे बड़ा, वो आस्था, विश्वास और श्रद्धा का काम करता है कि दरबार के प्रति उनको इतनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है जिसके तहत आपके अंदर इतनी तेज़ी से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ब्रेन में केमिकली चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन में, बॉडी में, उसके द्वारा कि आपका जो एंटीडोट्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं और वही आपको स्वस्थ करने लगते हैं। तो तमाम असाध्य रोग, जो जैसे अस्थमा है, नहीं ठीक होता लेकिन आपका ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है अस्थमा, है ना। सोराइसिस है, पूरा शरीर सड़ रहा है, वो आप देखते हैं। अभी पम्पिगस वल्गारिस से केस आया था, देखा था, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं। वो बच्चा केवल दंडवत यात्रा करके आया, उसी से ही वो स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार के रोग जिनके इलाज नहीं, मेरी अमेरिका बात हुई तो जो दरबार से जुड़े डॉक्टर्स, उनका गुरुदेव इन सब रोगों में हम मरीज को मरने के लिए छोड़ देते हैं, बोलते हैं घर जाओ बेटा, अब इसका कोई इलाज नहीं, केवल मरने के लिए छोड़ा जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो जैसे ब्रेन में ट्यूमर्स बन जाते हैं, अब ये कहते हैं ब्रेन सर्जरी होगी। अब दरबार के पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, कम से कम दसियों हजार लोग होंगे ऐसे जिनके ब्रेन के ट्यूमर्स ब्रेन में ही नष्ट हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ निकल गए, कैसे चले गए, आपके प्रार्थना संकल्प से बने हुए, आपकी टेस्टिंग में है, आपके रिपोर्ट्स में है, वो कहाँ गायब हो गए, उससे ठीक हो। ADHD है, जैसे आपका पैरालिसिस है, नेफ्रोसिस है, जितना भी इस प्रकार की तमाम रोग हैं जो असाध्य हैं, जैसे HIV है। दरबार में बहुत ऐसे केसेज हैं, देखे हमने, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, लेकिन रिपोर्ट्स हैं उनकी कि उनका जो दिखाते हैं, चेक रिपोर्ट लेके आते हैं कि साहब हम पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं। दरबार देखता है, तो धीरे धीरे अभी दरबार ने निःशुल्क अभियान चलाया था इन सब लोगों के लिए, निःशुल्क भी कैंप लगाता है ताकि ये लोग भी स्वस्थ हों। तो उसमें परिणाम आए, बहुत ही बड़े परिणाम आए कि HIV जैसे रोग भी वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और एड्स जैसे रोग खत्म हो गए। तो कैसे खत्म हो गए, इस पे दरबार रिसर्च कर रहा है कि क्या कारण है, ये भी रोग जा रहे हैं और लोग अपनी प्रार्थना संकल्प के आधार पे, स्वयं की प्रार्थना संकल्प से अपने आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। जैसे पाइल्स है, फिशुला है, फिशर है, रेक्टम में तमाम कष्ट हैं, रोग हैं,
वो अपने आप चले जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप कर पा रहे हैं, अपनी ही प्रार्थना संकल्प के आधार पर कर पा रहे हैं। इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस विज्ञान को समझ करके और फिर उसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। उस पर रिसर्च करें आप लोग। दरबार ने तो सर्च किया है, आप कम से कम रिसर्च करने की हिम्मत तो जुटाओ। दरबार ने अपने संसाधनों से इस पर रिसर्च की है, तो आप सर्च किया है तो आप कम से कम रिसर्च करिए। आप सर्च करने की आपकी नहीं थी हिम्मत, तो दरबार ने कर लिया सर्च। तो हम चाहते हैं भारत की विद्या भारत में रहे, भारत से ही पूरे विश्व में जाए। जैसे योग पूरे विश्व अपना रहा है, लेकिन क्या माना जाता है, ये हमें भारतवर्ष का उपहार मिला है, भारत से उपहार मिला है, हमारे भारत के ऋषि मुनियों से उपहार मिला है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। हमारे स्वामी रामदेव जी जो योग ऋषि हैं, उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया और लोगों में स्वीकारता दी, और प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान पे हमें ध्यान देना है, उनके बताए गए रास्तों में चलना है, स्वयं स्वस्थ रहना है, समाधानित होना है, परिवार को समृद्धि पे ले जाना है, परिवार को अच्छा रखना है, अपना अभय कायम हो पूरे समाज में, एक पूरी तरह से निडर होकर के हम जी सकें पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के साथ हम उसका सदुपयोग कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें, और हम पूरे विश्व में भारत में जो मानवतावादी सिद्धांत हैं उनको फैला सकें। तो आयुर्वेद को पुनः से जागृत करने के लिए, जो आज से 500 साल पहले का आयुर्वेद था, उस आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए दरबार कृत संकल्पित है, संकल्प लेता है कि जो भूला हुआ विज्ञान है, आयुर्वेद का कटा हुआ, जबरदस्ती काट दिया गया विज्ञान है, वह गृह चिकित्सा है। उसको महिमा मंडित करते हुए, केवल महिमा मंडित ही नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर महिमा मंडित करते हुए, अनुभव के आधार पर महिमा मंडित करते हुए पूरे विश्व तक इसको दरबार फैलाने का संकल्प लेता है। और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म रोग है, दरबार ने संकल्प लिया है एकदम निःशुल्क, लेकिन सिर्फ ऑटिज्म का जो बच्चा है उसके लिए है, एकदम निःशुल्क उसकी चिकित्सा होगी। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, वैदिक प्रक्रिया उसको कराई जाएगी निःशुल्क। उसके लिए हर महीने एक डेट रहेगी, इस डेट पे बच्चों की निःशुल्क वैदिक जो है वो प्रक्रिया होगी, ताकि वो उससे संबंधित जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वह नष्ट हो सके। उनके नष्ट हुए बगैर कोई भी उसमें लाभ नहीं मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। उसकी जड़ नहीं जाती और वो प्रकट होता रहेगा बार बार रोग। बच्चे बोल नहीं पाते, बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं बोल पाते, ये सब ऑटिज्म में आता है। बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ बचपन में बोला था एक बार मम्मी पापा, फिर उसके बाद नहीं बोला। ये सारे ऑटिज्म रोग हैं। हाइपर रहता, हाइपर एक्टिव बहुत है, उठा पटक, मारपीट, आना, चीखना, सर पटकना, सामान तोड़ना, दिन भर उठा उठा के पटकना, ये सब ऑटिज्म में आता है। ये बहुत ही तीव्र मानसिक रोग है, तीव्र गति वाले। लेकिन दरबार ने इस पर भी कमांड पाई है। ऐसा भी देखा गया ऐसे रोगों में कि बच्चा आते ही पहले दिन ही शांत हो जाता है। ऐसे प्रभाव भी देखे कि उनके मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हुआ है, कुछ बच्चों में कुछ ही कम विकास हुआ है, कुछ बच्चों में पूरा विकास नहीं हुआ है, थोड़ा पार्ट बचा है विकसित होने के लिए, कुछ में दिखता है कि बहुत पार्ट बाकी विकसित होने के लिए। उनका दिखता है कि मस्तिष्क जो सूक्ष्म में पूरा नहीं बना है। तो सूक्ष्म में मस्तिष्क जितना अधूरा बना हुआ है, स्थूल में भी उतना ही अधूरा मस्तिष्क बना रहेगा, उससे कभी नहीं बढ़ेगा। अगर उसका सूक्ष्म ठीक कर दिया जाए, मस्तिष्क उसकी स्मृति मस्तिष्क की पूरी कर दी जाए माँ के गर्भ में ले जाकर, तो वो या पिछले जन्मों में ले जाकर के, या सामने जो प्रक्रिया है दरबार की, वो आपके संकल्प से, माता पिता के संकल्प से होता है। तो वह सूक्ष्म पूरा बन जाता है मस्तिष्क का। तो धीरे धीरे जो स्थूल मस्तिष्क का है वह भी आकार लेने लगता है और वह ठीक होता है। दरबार की तमाम ऐसी जो वैदिक साइंस है जो आपसे हम चर्चा नहीं कर सकते, इस मंच पर चर्चा करने का मतलब आप उसको रहस्य मान लेंगे, ये चमत्कार मान लेंगे। दरबार उसको साइंस के रूप में देखता है। कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, कोई रहस्य चमत्कार जैसी चीज़ें डेवलप नहीं करना चाहता। दरबार चाहता है जो कुछ हो
वो प्रकृति के नियम के अनुरूप आप समझ पाएँ, समझ करके दूसरों को समझा पाएँ और यह विद्या शिक्षा में जा पाए। ये दरबार का संकल्प है कि कैसे हम इस विद्या को शिक्षा में ले जा पाएँ, हम पूरे पूरे अष्टांग के साथ आयुर्वेद को शिक्षा में ले जा पाएँ। मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि जो सप्तांग योग है, ये बहुत बड़ा उपहार होगा यदि आप मानव जाति को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में आप दे पाएँ, तो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार है। फिर आपको तमाम औषधि केंद्र नहीं खोलने पड़ेंगे, जन औषधि केंद्र, और आयुर्वेद ही इसका समाधान है। हम किसी विद्या से लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम विरोध नहीं रखते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को कमज़ोर नहीं मानते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति भारत की है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसका सम्मान हो, प्रमाण के आधार पर उसका सम्मान हो, अनुसंधान उस पर जो दरबार ने किया है उस पर आप लोग रिसर्च कर पाएँ, उसके लिए दरबार पूरी तरह तैयार है, उसमें आगे बढ़ें। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आयुर्वेद को सम्मान मिले। जनमानस में सम्मान है अंदर, लेकिन विश्वास कम हो गया है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि जो गृह चिकित्सा का भाग है वो कटा हुआ है। दरबार भूली हुई इस विद्या को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा और उन सबका आह्वान भी करूंगा कि आप सब दरबार से जुड़ें और इस विद्या के द्वारा लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा बनी हुई है, वेद की तरह, पुराणों की तरह, शास्त्रों की तरह, उपनिषदों की तरह, हमारी श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की तरह जो आस्था है, वैसी आस्था आयुर्वेद के प्रति हो। और ऐसी आस्था तभी होगी जब वाकई में आपकी ईश्वर के प्रति आस्था होगी, और ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो स्वयं के प्रति आस्था होगी, और स्वयं के प्रति आस्था का अर्थ है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम भारत की जो विद्या ऋषि मुनियों की विद्या है उस पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे और अष्टांग योग के द्वारा चिकित्सा मिलेगी, लोग स्वस्थ होंगे, उसके प्रमाण मिलेंगे, उस प्रमाण के आधार पर हम आगे परंपरा बना पाएंगे कि आयुर्वेद ही वो श्रेष्ठ परंपरा है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म के केस हैं उनमें दरबार आगे अनाउंस करेगा कि किस तारीख में स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके लिए विशेष अनुष्ठान दरबार करता रहेगा, और वो प्रति माह होते रहेंगे अनुष्ठान। उनमें जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं ऑटिज्म के लिए और जुड़ कर के स्वस्थ हो रहे हैं, वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके लिए स्पेशली अलग से नंबर अनाउंस किया जाएगा। कोई नंबर अनाउंस तो एक नंबर है IVR नंबर, आप लोग नोट कर लें। जो भी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के माता पिता हैं ध्यान से सुने, ये नंबर है 8090100654। फिर से सुन लें, 8090100654, ये IVR नंबर है। और एक दूसरा IVR नंबर भी है 8090000343, ये दूसरा है। तो इस पर भी आप कॉल करके अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कब इसका कैंप लगेगा। और ये इस प्रकार का जो कैंप है वो हरिद्वार में ही संचालित होगा, ये ध्यान रखें। तो उस पर सुविधा होगी कि हम स्वामी रामदेव जी का भी सहयोग ले पाएंगे। मेरी उनसे वार्ता के बाद ये सहमति हुई थी कि इस प्रकार के बच्चे जो हैं उनका ऑटिज्म पे बहुत विशेष काम कर रहे हैं वो, तो दरबार भी जो दरबार की विद्या है, दरबार के अनुसार आपका वहाँ पर बच्चों का टेस्ट भी हो जाए, ताकि प्रमाणित रूप में हम इस विज्ञान के द्वारा, पूर्ण आयुर्वेद के द्वारा हम प्रमाणित कर सके कि यह असाध्य रोग भी आराम से बच्चों का ठीक हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सुविधा रहेगी। सब लोग हरिद्वार में रहेंगे, अनुष्ठान भी वही होंगे और वहाँ पर टेस्टिंग भी हो जाया करेगी। जो लैब है स्वामी जी ने बनाई, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करके वो लैब बनाई, उसका सदुपयोग हो सके। तो आप सभी लोगों को समय पे बताया जाएगा कि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं
उनके लिए स्पेशली, उनके लिए, चाहे पहले वो कर चुके हैं दरबार से जुड़ करके वैदिक प्रक्रिया, तो वह भी, और जो नहीं कर पाए हैं पहली बार जुड़ेंगे, वह भी सभी लोग इसमें जुड़ें और दरबार उनका निःशुल्क जो वैदिक प्रक्रिया है वो आगे की अनुष्ठान है वो सब कराता रहे, ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो आपको आगे की सूचना ऑटिज्म के जो हैं वो दरबार के जो कम्युनिटी पोस्ट है या छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा और शॉर्ट्स के द्वारा आपको मिलती रहेगी। तो दरबार ने ये बीड़ा उठाया कि जो ऑटिज्म के बच्चे उनका निःशुल्क चिकित्सा वैदिक अनुष्ठान दरबार के द्वारा होगा। यदि उनके परिवार में और लोगों को समस्या है तो दरबार, वो जो उनके माता पिता हैं, फिर तो उनको दरबार का जो वैदिक प्रक्रिया है उसमें जाना चाहिए, वनडे चिकित्सा में जाना चाहिए, उसमें ऑटिज्म का साथ साथ होता ही है। लेकिन अगर केवल आपको लगता है केवल आपका बच्चा ही बीमार है और बच्चा ही आपका कष्ट में ऑटिज्म से, उसके लिए कर रहा है अकेले, तो फिर उसके लिए दरबार एकदम निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा। आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया हमको, और करीब 1 घंटा मुझे समय दिया बोलने के लिए। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, और इसके लिए दरबार के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो दरबार की ताकत हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आधार पर हम बात कर पाए हैं, जिनके साथ जुड़ करके हम अनुसंधान दरबार कर पाया है और किसी परिणाम पर पहुंचा है। सूचना ये भी है कि परम पूजनीय बाबा जी का जो जन्म उत्सव है वो 23 जनवरी को, आने वाली जनवरी 23 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भक्तगण शिष्यगण सभी सब सादर आमंत्रित हैं। और 24 जनवरी को आनंद दरबार लगेगा, ईश्वरीय आनंद दरबार लगेगा, जो निःशुल्क है, बिना टोकन का है, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं, और उसमें उनको भी ध्यान साधना की विधि से उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वह भी दरबार के विज्ञान से जुड़ेंगे, दरबार से जुड़ेंगे, तो उनमें भी जो गरीब लोग होंगे, असाध्य लोग हों, जो गरीब हों, और जो लोग कहा जाए कि कमज़ोर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको भी हम निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान करा सकें, आराम दिला सकें। ये दरबार का प्रयास आनंद दरबार के द्वारा होगा। उसमें तमाम मानसिक बीमारियों के संबंध में कहा गया है कि शोक से मुक्ति, मानसिक रोगों से मुक्ति, शोक से मुक्ति, रोगों के जो प्रकार हैं मानसिक, उनसे मुक्ति, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति हो, इसके लिए आनंद दरबार है। तो आप सभी लोग जुड़ेंगे। और ये तो 24 तारीख को आनंद दरबार मनाया जा रहा है। अगली बार से यह जो आनंद दरबार है प्रत्येक अमावस्या को, आने वाली हर अमावस्या को मनाया जाएगा ये आनंद दरबार। उसके अलावा कोई आनंद दरबार का समय होगा कहीं का, वो अलग से मनाया जाएगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को आनंद दरबार भी मनाया जाएगा। इसको सब लोग नोट रख लें। उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, नए लोग भी, पुराने लोग भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे जो परम मित्र हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही क्रांतिकारी लीडर हैं, और इस हिंदू महासभा के जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान है अध्यक्ष का, उस पर हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जिनका नाम रहा देश में, क्रांतिकारी लोग, संत लोग, उन्होंने सुशोभित किया इस पद को, जिसको अब आजकल स्वामी चक्रपाणी जी सुशोभित कर रहे हैं। वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम में 23 तारीख को भी और 24 तारीख को भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने ध्यान से सुना। हरि हर।